डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत राइस ब्रीडिंग पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने राइस के बारे में, उसकी बोटनी के बारे में, उसकी फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में, उसके इमैस्कुलेशन और उसके क्रॉसिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राइस ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए और किसी भी क्रॉप में वैरायटी डेवलपमेंट के लिए ब्रीडर को सबसे पहला काम जो करना है वो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। तो सामान्य रूप से सभी क्रॉप्स के अंदर हम जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं नई वैरायटी डेवलपमेंट का, यानी ब्रीडिंग जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसमें प्राइम जो नंबर पे होता है, जो अपेक्स पे होता है, वो हायर यील्ड होती है। और फिर पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उस क्रॉप की क्या आवश्यकताएं हैं, उस क्रॉप में किस प्रकार की वैरायटीज़ की ज़रूरत है किसानों को, किस तरह की किसानों की डिमांड है, किस तरह की मार्केट डिमांड है और किस तरह की क्वालिटी चाहिए। इस प्रकार से ब्रीडर लोग अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और उसी के अनुसार काम करके और नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं। तो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइस इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1, ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। नंबर 2, ब्रीडिंग फॉर यील्ड स्टेबिलिटी। एंड नंबर 3, breeding for grain quality. So we should go to breeding for yield potential. सबसे पहले हम पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यील्ड पोटेंशियल। तो यील्ड पोटेंशियल क्या है? एक्चुअली में राइस एक हाई यील्ड पोटेंशियल वाली क्रॉप है और इसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम इसको समझें कि यील्ड पोटेंशियल कितना तक जा सकता है। अभी हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो यील्ड है, वो करीब 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि इसी दरमियान अन्य कई कंट्रीज़ में, जैसे चाइना है, चाइना में 6700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड है। बांग्लादेश में भी हमसे करीब करीब दुगनी यील्ड या जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर। तो हम ये समझ सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी यील्ड पोटेंशियल इस क्रॉप में और वैरायटीज़ में जो हमारे यहाँ चल रही हैं उसमें अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो जो भी ब्रीडर, जो भी प्रजनक, जो भी वैज्ञानिक लोग इसमें काम कर रहे हैं वो ज़रूर इसमें अभी और काफ़ी कुछ काम करना बकाया है, काफ़ी वैरायटीज़ निकालना बकाया है। इसलिए यील्ड पोटेंशियल को लेकर के अभी हम काम बहुत ज़्यादा हमें करना है। तो उसी प्रकार के क्या हमें चाहिए, किस तरह का हमें प्लांट चाहिए, किस तरह की हमें वैरायटी चाहिए, ये सब डिज़ाइन बनाना पड़ेगा हमको। एक डिज़ाइन तय करना पड़ेगा पहले और उसके अनुरूप ही हमें वैरायटी तैयार करने में लाभकारी रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आया है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, प्लांट टाइप या आइडियोटाइप। ये कंसेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप इज़ गिवन बाय डोनाल्ड इन 1968। प्लांट आइडियोटाइप क्या है, अगर अपन समझने के पर्पस से इसको जाने तो जैसे भी किसी भी जैसे कोई मकान हम बनाते हैं, कोई मकान कोई भी इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति बनाता है, कोई भी पार्टी बनाती है, कोई भी फर्म बनाती है, तो वो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवाती है, इंजीनियर के पास जाती है, यानी उसका एक डिज़ाइन तैयार करवाती है, उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करवाती है और उस आर्किटेक्चर के अनुसार उस मकान में काम चलता है और वो मकान उसी प्रकार का तैयार होता है। इसी प्रकार से ब्रीडिंग में भी हम कोई भी वैरायटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम उसका प्लांट टाइप या प्लांट आइडियोटाइप हम तैयार करते हैं, जिसको प्लांट आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए ये चीज़ें पहले डिसाइड होती है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो इसमें मोटे तौर पर
ये हायर यील्ड पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइस। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम? जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे, किस तरह का प्लांट हमें चाहिए? जो शॉर्ट स्टेचर हो, यानी उसकी हाइट कम हो, हाई टिल्डरिंग कैपेसिटी हो, उसमें जो फुटान है वो अधिकतम हो, स्टिफ कल्म हो, यानी उसका तना वो सॉलिड हो, कम्पैक्ट पेनिकल्स टू होल्ड द प्लांट इरेक्ट, उसका जो पेनिकल है यानी जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है वो एकदम कम्पैक्ट हो ताकि वो भरा हुआ भी रहे और उसको वो पौधे को सही भी रखे, सीधा भी रखे। इरेक्ट लीव्स यानी पत्तियाँ करीब करीब खड़ी हों, उसके ड्रूपिंग टाइप लीव्स नहीं होनी चाहिए, खड़ी पत्तियाँ हों ताकि जो शेडिंग एरिया है, शेडो एरिया है या छायादार जो एरिया है वो कम हो अपने फील्ड में, और जो सोलर रेडिएशन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें पौधे के लिए। और इसी प्रकार से वेल फिल्ड हैवी पेनिकल्स, तो ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं। इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स भी अगर हम बात करें तो सीडलिंग विगर, अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी सीडलिंग विगर का मतलब तो भाई जो उसमें पौधे पे औज है वो ताकि प्रोग्रेस अच्छी करे पौधा और ठीक प्रकार से खड़ा रह सके। और अर्ली मैच्योरिटी तो ये शॉर्ट क्रॉप के लिए अर्ली मैच्योरिटी ज़रूरी है ताकि साल में हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकें, यानी दो क्रॉप ले सकें, चाहे राइस की 2 क्रॉप लें या कोई दूसरी क्रॉप भी लेंगे तो भी यील्ड पोटेंशियल हमारा हाई रहेगा। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स में वो है इनसेंसिटिव फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि जो डे लेंथ है, शॉर्ट डे लेंथ और लॉन्ग डे लेंथ 2 प्रकार के पौधे होते हैं। तो हमें डे न्यूट्रल प्लांट चाहिए। राइस में कैसा चाहिए? हमें डे न्यूट्रल प्लांट चाहिए ताकि उसमें हम राइस की जो वैरायटी तैयार कर रहे हैं उसको बिना किसी डे लेंथ की कंसीडर करते हुए हम किसी भी एरिया में उसकी बुआई कर सकें, उसकी खेती कर सकें। इसी प्रकार से एक इसका फैक्टर है वो नाइट्रोजन रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो नाइट्रोजन की सप्लाई हम उसको देते हैं फील्ड को या वैरायटी को, उसका प्रॉपर यूटिलाइज वो पौधा कर सके। तो ये नाइट्रोजन रेस्पॉन्सिवनेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हम ब्रीडर्स के लिए राइस में वैरायटी डेवलपमेंट करते समय। जैसे एग्जांपल के लिए अपन कहते हैं, छोटे सा एग्जांपल है, जो देसी टाइप वैरायटीज़ हैं उनकी नाइट्रोजन इंटेक कैपेसिटी लगभग 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम हुआ करती थी, लेकिन अभी जो ड्वार्फ वैरायटीज़ और सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ चल रही है राइस में, उसमें हम 130, 140, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तक भी हम उसमें अप्लाई करते हैं और वो वैरायटी उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है, अच्छी यील्ड देती है। तो इस प्रकार से यील्ड पोटेंशियल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी वो इस प्रकार से हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वैरायटी तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा यील्ड पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी प्रकार से नंबर 2 जो ये ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने कैटेगराइज किया है वो है यील्ड स्टेबिलिटी। यानी यील्ड स्टेबिलिटी क्या है? यानी कि जो यील्ड है वो एक बार अपने को अच्छी मिल जाए, बाद में अगले साल में गिर जाए या तीसरे साल में गिर जाए, ऐसा नहीं हो। ऐसी वैरायटी हम डेवलप करें ताकि यील्ड स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यील्ड स्टेबिलिटी है क्या? अगर अपन समझें तो यील्ड स्टेबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी इन द यील्ड विद which a cultivar is being productive in local climate, in which weather, plant disease, insect pest infection vary from year to year। यानी इस प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हमारी जो यील्ड है वो करीब करीब स्टेबल रहे। तो हमें ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है, इसमें ऐसा प्लांट ट्रेट इनकॉर्पोरेट करना है वैरायटी में दैट एनेबल्स इट
यानी वो इस वैरायटी को इस प्रकार में सक्षम बनाए टू अवॉइड, टू टोलरेट, और टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एडवर्स क्लाइमेट और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एटसेट्रा दैट रिक्वायर्स स्क्रीनिंग ऑफ कल्टीवर्स एट मल्टीलोकेशनल इन डिफरेंट। यानी हम उसको ऐसे इस प्रकार की वो करेंगे, इस प्रकार की वैरायटी को तैयार करेंगे ताकि वो भिन्न भिन्न साल में और भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न लोकेशन पर अच्छी प्रकार से हमारी पैदावार को दे सके। तो यील्ड स्टेबिलिटी के अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे वैरायटी डेवलपमेंट में, वो है अर्ली मैच्योरिटी। यानी टोटल जो फूड प्रोडक्शन है वो एक जैसे पर पीस ऑफ लैंड, पर एरिया, पर स्क्वायर हेक्टेयर एरिया, तो उसमें टोटल जो प्रोडक्शन है वो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी अगर हम लगाते हैं तो वो बढ़ेगा, टोटल आउटपुट या टोटल यील्ड बढ़ेगी। कैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न हम अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी इज ए इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज रेजिस्टेंस टू लॉजिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी हमारी क्रॉप है, स्पेशली सीरियल्स क्रॉप है, उसमें लॉजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर लॉजिंग होती है, जो स्टेम है उसमें स्टेम टूट जाता है, तना टूट जाता है, तो यील्ड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। तो उसका मेन कारण है कि उसमें जो पेनिकल है राइस का, उसमें ग्रेन फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और लॉजिंग जो प्लांट है, जो गिरा हुआ प्लांट है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, इन्फेक्शन होगा और वो यील्ड गिरेगी। इसी प्रकार से गिरी हुई फसल में स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स, यानी उसके अंदर जो पेनिकल में ही काफ़ी मात्रा में बीज उग जाते हैं और वो भी एक यील्ड लॉस का या लो यील्ड का एक कारण बनते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस टू लॉजिंग। इसी प्रकार से मिलिंग क्वालिटी भी हमारी रिड्यूस होती है और इस प्रकार से ये हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सो द लॉजिंग रेजिस्टेंस इज नेसेसरी इन हाई यील्डिंग नाइट्रोजन रेस्पॉन्सिव कल्टीवर्स ऑफ राइस। ओके, अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लॉजिंग रेजिस्टेंस को इंश्योर करते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक वन बाय वन करेंगे, जिनमें नंबर 1 है शॉर्ट स्टेचर, यानी उसका जो हाइट है वो कम हो, इरेक्ट लीव्स हो, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम हो और रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट डिजीज इत्यादि हो, ताकि वो किसी भी स्टेम को और रूट को हार्म नहीं करें। अदरवाइज़ फिर वो लॉजिंग होगा ही। अगर किसी तने को खा गए, कीड़े खा गए, बीमारी लगी, तना कमज़ोर होगा और गिर जाएगा। तो इसलिए किस तरह का डिज़ाइन हो वैरायटीज़ में वो, सो द सेमी ड्वार्फ type have been useful in conferring the lodging resistance combined with high yield potential and lodging resistance is quantified। अब नेक्स्ट है जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, कैसी हमें किस्म चाहिए राइस की, धान की, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, चावल की हिस्ट्री, चावल की जो खेती है इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो हम देखते हैं कि वी शुड गो बैक टू 8,000 to 10,000 ईयर्स। इसकी खेती बताया गया है कि भाई जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से लगभग इसकी खेती, चावल की खेती होती आ रही है इन भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में। इसलिए राइस एक ऐसी फसल है, धान एक ऐसी फसल है जिसमें देयर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी। इवन मतलब
जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मीन्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी से मतलब है मेरा कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसमें बहुत ग्रेट है। इसलिए हम जिस प्रकार के जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है वो करेंगे, उसमें हमें जिस प्रकार की वैरायटी तैयार करनी है उस प्रकार की लाइन्स इसमें मिल सकती है। जैसे हमें चाहिए हाई टेम्परेचर एरिया के लिए भी वैरायटी चाहिए, वैरायटी फॉर लो टेम्परेचर एरियाज, वैरायटी फॉर लो रेनफॉल, वैरायटी फॉर प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स यानी अल्कली और सलाइन सॉइल्स के लिए भी हमें वैरायटी चाहिए, और सॉइल्स विद न्यू लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इस प्रकार की। तो इस प्रकार के जेपोनिका रेसेस दैट हैव ग्रेट टॉलरेंस टू कूल टेम्परेचर देन इंडिका, ये इनमें जेपोनिका जो टाइप्स हैं इसमें जो है ना ये टॉलरेंस टू कोल्ड या लो टेम्परेचर के प्रति। इसी प्रकार से कूल टेम्परेचर परमिट्स राइस टू बी ग्रोन एट लैटिट्यूड्स अप टू 45 to 50 डिग्री नॉर्थ, यानी अगर हमने इस प्रकार की वैरायटी डेवलप कर ली तो उनको हम नॉर्थ के 45 से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर भी उनकी बुआई कर सकते हैं, या जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं उसमें हाई एलिवेशन पर भी हम उनकी बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार से कोल्ड टॉलरेंस कल्टीवर्स जापोनिका से ले सकते हैं। ट्रेडिशनल राइस में सुपीरियर टू सेमी ड्वार्फ फॉर ड्रोट टॉलरेंस, जो हम परंपरागत जो हमारी फसल थी, जो वैरायटीज़ हैं राइस की, वो ड्रोट रेजिस्टेंस के लिए भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेमी ड्वार्फ है वो एक ड्राई स्पेल को क्विकली उसको एस्केप करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई टेम्परेचर में पोलन शेड की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ एक हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें रहेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है डिजीज़ रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो इसमें मेनली राइस में सभी प्रकार के, चूँकि ये हाई ह्यूमिड क्लाइमेट में, हाई वाटर लॉग कंडीशन में जो राइस की खेती होती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस, नेमेटोड्स, इंसेक्ट इत्यादि इत्यादि इन पर अटैक करते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक डिजीज़ है वो ब्लास्ट है, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ये एयरबोर्न डिजीज़ है, और इसमें पत्तियों पर पहले धब्बे होते हैं, फिर पूरे धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो पत्तियां जली हुई जैसी लगती हैं। इसी प्रकार से लीफ ब्लाइट, शैथ और स्टेम डिजीजेज, ब्राउन लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये सारी डिजीजेज इसमें लगती हैं। तो इनके प्रति हमें ऐसे आइडियोटाइप तैयार करने हैं जो सेमी ड्वार्फ तो हुई, हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन वाले हों, रेस्पॉन्सिवनेस टू नाइट्रोजन शुड बी हाई, और ये डैमेज टू क्रॉप बाई ब्लाइट्स एटसेट्रा ये कम से कम हो। इस प्रकार की लाइन्स डिस्कवर्ड की गई हैं यूएसए में, और इनके लिए सघन स्क्रीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से वायरल डिजीजेज हैं जिसमें टुंग्रो वायरस है और ग्रासी स्टंट वायरस है। दो वायरस बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसमें राइस के लिए, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, और स्पेशली एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में ये बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो इनसे रेजिस्टेंट के लिए जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं ओराइजा नाइवरा, इनसे कुछ लाइन्स डेवलप की जा रही हैं, तो इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें कौन कौन से इंसेक्ट मेनली लगते हैं? ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, लीफ हॉपर्स, स्टेम बोरर्स और गालमिज। तो इनके विरुद्ध भी हमें जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है वो हमें तैयार करनी चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और ऐसे बायोटाइप्स इनके जो होते हैं उनसे रेजिस्टेंट वैरायटी हमें तैयार करनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे ग्रीन लीफ हॉपर है और आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है, ये तो वेक्टर का भी तो काम करते हैं, यानी ये वायरस के लिए एक
एक मतलब माध्यम, एक एजेंट का रूप, वेक्टर का काम करते हैं, टुंगरो वायरस और ग्रासी। इसलिए इन सभी इंसेक्ट के लिए हमें रेजिस्टेंट लाइंस फॉर रेजिस्टेंस टू ग्रीन लीफ हॉपर हैव बीन डेवलप्ड विद मोर स्टेबिलिटी देन ब्राउन लीफ हॉपर रेजिस्टेंस। तो हमें इस प्रकार से स्क्रीनिंग के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट हैं उनसे रेजिस्टेंट के तैयार करने के लिए हमें कार्य करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो हम अगली क्लास में, जो ब्रीडिंग फॉर ग्रेन क्वालिटी, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।